तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसे हमने लास्ट क्लास में वायरस का इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिए थे, तो अब हम पढ़ेंगे पशुओं के अंदर होने वाली विषाणु जनित बीमारियां कौन कौन सी है और कौन सी बीमारी में क्या होता है। ठीक है, तो आप इस क्लास को छोड़ना मत। जो किसी भी कोचिंग के अंदर जो पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप 10,000 दे रहे हो, 12,000 दे रहे हो, 18,000 दे रहे हो, ठीक है, वो कि वो सेम चीज़ या उससे भी अधिक जो वो नहीं बताएंगे, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ बताऊंगा, शॉर्ट में बताऊंगा कंपटीशन एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती है। ठीक है, तो विषाणु से होने वाले रोग में अपन इसमें ये लिखेंगे, ठीक है, कि एक तो कि अपने जो एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। और दूसरा कि अगर सेकेंडरी वाले पढ़ रहे हैं वो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, अपन स्टार्ट करते हैं अभी वायरस डिजीज इन एनिमल्स, यानी पशुओं में होने वाली विषाणु जनित बीमारियां। तो वो बीमारियां कौन कौन सी है, कौन सी नहीं है, उसको भी मैं लिखाऊंगा कि गाय के अंदर, भैंस के अंदर कौन कौन सी विषाणु की बीमारियां होती है, कुत्ते के अंदर कौन सी होती है, घोड़ों के अंदर कौन सी होती है, सूअर के अंदर कौन सी होती है, और सिप और गोट में कौन कौन सी बीमारियां होती है और किस किस विषाणु से होती है, उसके बारे में अपन सारी डिटेल में लास्ट में बात करेंगे। पर अपन शुरुआत करते हैं पहले विषाणु से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जो गाय और भैंस में होती है, मुख्य रूप से, मुख्य होती है, लगभग सभी में हो सकती है, पर मुख्य रूप से ऐसी बीमारियां जो सिर्फ किस में होती है, गाय और भैंसों में, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो शुरुआत किससे करें अपन, देखो कि कैटल और बफेलो के अंदर या बोवाइन्स के अंदर। तो किसके अंदर की बात करें अपन, इसके अंदर कि सबसे पहले ऐसे विषाणु जो किसके अंदर, गाय और भैंस के अंदर वो करते हैं, किसके अंदर, गाय भैंस के अंदर। ठीक है, तो गाय भैंस के अंदर जो विषाणु जनित बीमारियां हैं, जो विषाणु से होने वाला रोग, उसमें सबसे पहले नाम आता है आरपी, या जिसको बोलते हैं रिंडरपेस्ट, पशु माता, हिंदी में बोल सकते हैं पोका, पोकनी, बलकुंडी, कैटल प्लेग, या फिर बोवाइन टाइफस। ये इसके बहुत सारे नाम हैं। तो इस पहली बीमारी कौन सी है, पहली बीमारी है रिंडरपेस्ट। कौन सी है, रिंडरपेस्ट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं अपन आरपी। क्या बोल सकते हैं शॉर्ट में, आरपी, आरपी। ठीक है, तो आरपी बीमारी शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ आरपी के बारे में बताना चाहता हूं कि रिंडरपेस्ट फिलहाल भारत के अंदर नहीं पाई जाती। ये 10 जुलाई 2004 को भारत से खत्म हो चुकी है। कब, 10 जुलाई 2004 को आरपी भारत। तो क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप से, कि क्या क्वेश्चन हो सकता है कि आरपी भारत से कब मुक्त हुई। ठीक है, तो ये हुई है 10 जुलाई 2004। ठीक है ना। तो फिलहाल में जो रिंडरपेस्ट बीमारी है वो होती क्या है, वो बात की बात है, पर पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है अपने पास, कि जो रिंडरपेस्ट है, जो आरपी है, रिंडरपेस्ट यानी आरपी बीमारी, वो भारत से मुक्त हो चुकी कब, 10 जुलाई 2004 को। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आ जाओ कि जो सबसे पहले जो रिंडरपेस्ट है वो कौन से तंत्र की बीमारी है। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है। दूसरी बात छोड़ो, जब भी आए कि रिंडरपेस्ट, तो रिंडरपेस्ट कौन से तंत्र की बीमारी है, तो आपका आना चाहिए इसका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र। सिस्टम या फिर हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, पाचन तंत्र। ठीक है, और पाचन तंत्र में कहां से, तो पाचन तंत्र कहां से, मुंह से लगा के कहां से, रेक्टम तक, यानी एनस तक, गुदे तक। तो ये बीमारी किसकी है, पाचन तंत्र की। और पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, मुंह से लगा के रेक्टम तक। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट बीमारी कौन से तंत्र की, अपने शरीर में बहुत सारे तंत्र है ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, लिम्फेटिक तंत्र,
ठीक है, और ब्लड वाला सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, पोर्टल सिस्टम, ठीक है, नर्वस सिस्टम, पैराफिल सिस्टम, तो अलग अलग प्रकार के सिस्टम है ना। तो पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, जब खाना जाता है और बाहर निकलता है, जहाँ से खाने की एंट्री होती है, भोजन की मुंह से एंट्री होती है और जो बाहर निकलता है, ठीक है, तो उन सभी अंगों की ये बीमारी है, मुख्य रूप से किसकी है, पाचन तंत्र की ये बीमारी है। तो दूसरी बात समझ में आ गई कि रिंडरपेस्ट कौन से तंत्र की बीमारी है, तो पाचन तंत्र की बीमारी है, ठीक है ना। तो अब इस बीमारी में होता क्या है वो देखो, इस बीमारी में होता क्या है वो देखो, ठीक है। तो शुरुआत में मैंने बताया दिया आपको कि रिंडरपेस्ट अगर आ जाए, रिंडरपेस्ट मुख्य रूप से किस पशु की बीमारी है, तो मुख्य रूप से ये गाय की, किसकी है, मुख्य रूप से गाय की या कैटल की बीमारी है, किसकी है, गाय की, ठीक है, या फिर भैंस की, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि आरपी मुख्य रूप से किसका रोग है, ठीक है, आरपी किसका रोग है, किसका रोग मतलब पशु का नाम, तो पहले ऑप्शन में आ गया गाय, दूसरे में आ गया सूअर, तीसरे में आ गया भैंस, और चौथे में आ गया पहला और दूसरा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि गाय और भैंस में तो पाई जाती है, जो गाय में पाई जाती है वो भैंस में पाई जाएगी, ठीक है, जो गाय में पाई जाएगी वो भैंस में भी पाई जाती है, पर सूअर में भी ये पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या होगा अपना, पहला और दूसरा, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो आ जाएगी रिंडरपेस्ट बीमारी किस पशु का रोग है। अगर केवल गाय दे रखा है, इसके अंदर कोई अगर सिर्फ घोड़ा देता है, क्या हॉर्स, सॉरी यहाँ कौन सी है, पहला और दूसरा, अगर चौथे ऑप्शन में पहला और दूसरा नहीं देके अगर घोड़ा लिखता है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें उत्तर क्या जाता अपना, गाय से जाता, क्या जाता, गाय। अगर इसी जगह पे लिखता उपरोक्त सभी, घोड़े की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पे, इन दोनों उपरोक्त सभी, तो क्या सही होते, गाय सूअर भैंस, पर मुख्य रूप से किसका है, पहले नंबर का इसका रोग है, इसका और इसका साथ में होगा, दूसरे नंबर का इसका रोग है। तो सबसे पहले कि रिंडरपेस्ट किस तंत्र की बीमारी है, तो हमने पढ़ लिया पाचन तंत्र की बीमारी है, किसकी है, पाचन तंत्र की। दूसरा है किस पशु की बीमारी है, तो गाय भैंस सूअर की मुख्य बीमारी है, दूसरे पशुओं में हो सकता है पर मेन किसका है, गाय भैंस और सूअर की बीमारी है। उसके बाद ये विषाणु जनित बीमारी है, पढ़ रहे विषाणु के बारे में, तो ये रिंडरपेस्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रिंडरपेस्ट या आरपी किस प्रकार के सूक्ष्म जीवियों से होने वाला रोग है, तो वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, आर्थ्रोपोड से, तो किससे होता है, विषाणु से या वायरस से। और ये किसकी बीमारी है, पाचन तंत्र पर प्रभावी होती है, नेगेटिव इफेक्ट, यानी पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है ये बीमारी। अब पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाती है, तो पाचन तंत्र में क्या क्या हो सकता है ये देखिए, ठीक है। तो सबसे मैंने बोला पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है, पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है, पाचन सिस्टम या पाचन तंत्र कहां से शुरू होता है, मैंने बोला कहां से, मुंह से या ओरल कैविटी से, मुंह या फिर मुंह से शुरू होता है, एंड कहां पर होता है, रेक्टम तक, ठीक है, जिसके अंदर मुंह, मुख, गुहा, ठीक है। मुंह और मुख गुहा में क्या होता है, दांत हो सकते हैं, मसूड़े हो सकते हैं, जीभ हो सकते हैं, ऊपर वाला तालू हो सकता है, नीचे वाला तालू हो सकता है, बकल कैविटी हो सकती है, उसके बाद ग्रसनी, ग्रसिका, इशोफेगस, आमाशय, अगर रुमंती पशु है गाय तो आमाशय के 4 भाग, रोमन, रेटिकुलम, एवोजम, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, तो सभी के सभी शामिल होते हैं इसमें। तो ये बीमारी किसकी है, पाचन तंत्र। अब इसमें लक्षण क्या मिलते हैं इस बीमारी में, ये ध्यान रखना। पहले साधारण लक्षणों की बात करते हैं, सिंपल से कौन से लक्षण है जो शायद नहीं पूछते हैं, ठीक है, जो पूछेंगे बता दूंगा। तो पहले मैंने लिखा है नेक्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी, तो पहली चीज क्या लिखी है मैंने, नेक्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी। तो मैंने नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, एक वर्ड लिखा है मैंने, नेक्रोसिस, ठीक है। नेक्रोसिस, तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, तो नेक्रोसिस वर्ड का मतलब होता है किसी
जीवित ऊतक में या जीवित जीव में किसी कोशिका का मर जाना। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी जीवित ऊतक में सेल का क्या हो जाना, डेथ हो जाना या मर जाना, क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। तो आपको पता है अगर कोई चीज़ मर जाती है तो वहाँ सड़न होगी, गलन होगी। जैसे कोई पशु मर जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ बैक्टीरिया जीवाणु बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है, और वहाँ क्या है वो सड़ने लग जाएगा, बदबू आएगी वहाँ से, ठीक है, और काला पड़ जाएगा कुछ टाइम बाद में। तो नेक्रोसिस का मतलब क्या होता है, सड़न गलन। क्या होती है, सड़न गलन। तो नेक्रोसिस का एक्चुअली मतलब होता है किसी भी जीवित आदमी के अंदर या जीवित ऊतक के अंदर किसी कोशिका को, जैसे मेरा ये हाथ है, मेरी पूरी बॉडी है, उस बॉडी में मेरा जो अंगूठा है, ठीक है ना, इसका नेक्रोसिस हो गया, मतलब ये अंगूठा बिल्कुल सड़ गया या मवाद हो गया, पस पड़ गया, बदबू आने लग गई इस अंगूठे पे, इसको क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। पर किसके अंदर है, जिंदा आदमी के अंदर। मैं जिंदा हूँ ना, तो जिंदे के अंदर। तो नेक्रोसिस का मतलब ये होता है किसी जीवित ऊतक में कोशिका का मर जाना। क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। क्या कहलाता है, नेक्रोसिस। और ओरल, ओरल का मतलब क्या होता है, मुंह। ओरल का मतलब क्या हो गया, मुंह या फिर मुख गुआ। मुंह या फिर मुख गुआ, जो अपनी मुंह गुआ है उसके अंदर, ठीक है, कैविटी, यानी जो मुख गुआ है, मुख गुआ के अंदर क्या होता है, जीभ होती है, तालू होते हैं, मसूड़े होते हैं। तो पहला लक्षण अपन को यहाँ क्या मिलता है, ठीक है, तो मेरे नेक्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी, ठीक है, मतलब जो मुख गुआ है, मुख गुआ के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती है, जीभ, मसूड़े वगैरह, दांत, ठीक है, तो वो सब क्या होगी, उसमें सड़न होगी, घलन होगी, उसमें घाव होंगे, छाले होंगे, और वहाँ की जो कोशिका है वो मर जाएगी, ठीक है। तो पहला लक्षण क्या हो गया इसमें, जो मैंने बताया था कि नेक्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी। नेक्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी, इसका मतलब होता है कि मुंह, जीभ, मसूड़े, गाल, ग्रसनी में सूजन, घाव, छाले एवं सड़न, ठीक है। तो पहला क्या होगा इसमें कि जो मुंह है, मुंह के अंदर, मुख गुआ के अंदर मुंह हो गया, जीभ हो गई, मसूड़े हो गए, गाल हो गए, ग्रसनी यानी फेरिंग्स हो गए, उसमें सूजन आ जाएगी, उसमें घाव हो गए, उसमें छाले हो गए, उसमें क्या हो जाएगी, सड़न हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, नेक्रोसिस का मतलब। उसके बाद दूसरा लिखा मैंने गैस्ट्रोएंटेराइटिस। तो गैस्ट्रो, उसके बाद क्या है, एंटेराइटिस। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, आहार नाल यानी आमाशय, ठीक है, वर्ड देते हैं ना अपन गैस्ट्रिक, ठीक है। तो गैस्ट्रिक का मतलब गैस्ट्रो सेम चीज है। तो गैस्ट्रो मतलब आमाशय, आमाशय के चार हो, रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो एक तो हो गया आमाशय, दूसरा एंटेराइटिस मतलब आंत यानी इंटेस्टाइन, तो आंत। तो इसके अंदर दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो आमाशय है, जो आमाशय के भाग है और जो आते हैं उसके अंदर सूजन हो जाएगी, और उनकी जो श्लेष्मा कला है, आपको पता है ना कि जो कोई भी अंग होता है उसकी आंतरिक परत के ऊपर एक हल्की पतली सी परत होती है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन या श्लेष्मा कला कहते हैं। जो अपने ये वाली दिख रही है रेड वाली वो क्या है, श्लेष्मा कला या म्यूकस मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो पाचन तंत्र की जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जो आंतरिक अंग है, कि आंतरिक अंग कौन कौन से, आमाशय, आमाशय के अंदर कौन कौन से हो गए, जैसे रुमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबओमेजम, ठीक है। और उसके बाद क्या, आंत में कौन सी हो गई, छोटी आंत और बड़ी आंत, छोटी और बड़ी आंत, छोटी और बड़ी आंत। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था
कि रिपीट किसकी बीमारी है, पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं वो सोचते हैं। मुंह आता है, तो मुंह के अंदर क्या क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, सूजन होती है, छाले होते हैं, घाव होते हैं, और वहाँ का नेक्रोसिस यानी वहाँ सड़न हो जाती है मुंह के अंदर। ठीक है, तो नेक्रोसिस ऑफ ओरल कैविटी अंदर ही मुंह के अंदर छाले, घाव और सड़न। दूसरा क्या लिखा है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस। गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बताया, गैस्ट्रो का मतलब होता है आमाशय। क्या होता है, गैस्ट्रो का मतलब क्या होता है, आमाशय। ठीक है, आमाशय के 4 भाग होते हैं, रोमन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। उसके बाद इंटेराइटिस यानी आंते, इंटेस्टाइन बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो आंतों, तो आंतों के अंदर सूजन, और जो आंतों की श्लेष्मा कला है, ठीक है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर छाले, घाव हो जाएगी, और वहाँ की श्लेष्मा कला धीरे धीरे सड़न होगी ना, इनमें भी क्या होगी, सड़न के कारण उखड़ने लगती हैं, टूटने लगती हैं। ठीक है, तो क्या हो गया कि आमाशय और आंतों की जो श्लेष्मा कला है उसके अंदर भी घाव होंगे, उसके अंदर भी छाले होंगे, उसमें सूजन होगी। ठीक है, और इनकी जो श्लेष्मा कला है वो टूटेगी और उखड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिसेंट्री, गैस्ट्रोएंटेराइटिस एंड डिसेंट्री लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डिहाइड्रेशन, उसके अंदर एक वर्ड इसके अंदर और जोड़ते हैं अपन, डिसेंट्री यानी खूनी दस्त। खूनी दस्त जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, डिसेंट्री। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, डिसेंट्री, या फिर क्या बोल सकते हैं, खूनी दस्त। ठीक है, अब इसमें खूनी दस्त क्यों होती है, नेक्स्ट पॉइंट जोड़ देना गैस्ट्रोएंटेराइटिस के बाद में, ये पहला, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट जोड़ देना इसमें, डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है खूनी दस्त। क्या होता है कि गोबर के साथ, मल के साथ खून का आना क्या कहलाता है, डिसेंट्री। तो डिसेंट्री क्यों होती है, आपको सोच लो कि अगर जो आमाशय है, जो आते हैं, उसके अंदर सूजन हो रही है, उसके अंदर छाले हो रहे हैं, उसके अंदर घाव हो रहे हैं, तो जो भी हमने खाया पिया है क्या वो उसके अंदर पचेगा, पानी पिया तो वो पचेगा क्या, वो उसको नहीं पचा सकता। तो सबसे अधिक जो अवशोषण होता है वो किसमें होता है, आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत में, जो छोटी आंत में सबसे बड़ा अवशोषण होता है ना, तो अगर उसके अंदर सूजन है, घाव है, छाले हैं, तो जो खाया पिया है वो शरीर को नहीं लगेगा, क्योंकि वो अवशोषण नहीं होगा। अब अवशोषण क्या, वो फिजियोलॉजी की बात है, आप समझते होंगे, तो अवशोषण नहीं होगा, तो जो खाया पिया है वो सब क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और जो खाया पिया है उसके अंदर पानी भी है, और रोटी, गेहूँ, सब्जी, दाल, चारा, बाटा सब है। ठीक है, तो वो वैसे के वैसे तरल रूप में पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी का पच नहीं हो रहा था। इसमें क्या होता है, खूनी दस्त क्या होती है, एक तो की दस्त के, दस्त के रूप में वो सब बाहर निकला। वो साथ में खून क्यों आता है, क्यों, मैंने क्या बताया अभी कि आमाशय के अंदर, आंतों के अंदर सूजन होती है, छाले होते हैं, घाव होते हैं, और वहाँ की श्लेष्मा कला टूटती है। तो श्लेष्मा कला टूटेगी यानी वहाँ की जो मांस टूटेगा तो खून आएगा ना, तो बिल्कुल खूनी दस्त भी इसमें होती है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है निर्जलीकरण। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, निर्जलीकरण या पानी की कमी। ठीक है, तो चौथा पॉइंट है आपका, तो तीसरा वो हो गया, ये हो गया चौथा पॉइंट, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन को हिंदी में बोलते हैं निर्जलीकरण, या अपन सिंपल भाषा में बोले तो पानी की कमी, पानी की कमी, और हिंदी में क्या बोल सकते हैं, निर्जलीकरण। अब शरीर में पानी की कमी क्यों हो रही है, वो सेम के सेम मेरी पुरानी बात दोहराओ कि आमाशय के अंदर, आंतों के अंदर छाले हैं, घाव है, सूजन है, तो जो भी खाया पिया है वो अवशोषण नहीं होगा, तो शरीर के अंदर और रक्त के अंदर पानी नहीं मिलेगा, तो ऑटोमेटिक ही शरीर में क्या हो जाएगी, पानी की कमी। और वो पानी कहाँ जा रहा है, बाकी का दस्त के रूप में और खूनी दस्त के रूप में शरीर से बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, खूनी दस्त, जिसको क्या बोलता है, लास्ट डिसेंट्री बोल जाता है, क्या बोलता है, डिसेंट्री या खूनी दस्त। ठीक है, तो खूनी दस्त की होती है, मैंने आपको वो बता दिया है। अब अगर उस पशु जो मर चुका है, ठीक है, और हमको देखना है कि इस पशु की मौत किस कारण हुई है, ठीक है, तो जो चीर फाड़ के देखते हैं, जैसे मेरे को देखना है इसकी मौत कैसे हुई, तो बाहर से तो पता चलेगा नहीं कैसे मरी हुई है, तो उसके शरीर के आंतरिक अंगों को देख के हमको पता करना पड़ेगा कि इसकी मौत किसके कारण हुई है। तो हम पशु को जो चीर फाड़ के देखते हैं
उसके शरीर को चीर के या फाड़ के देखे, उसको बोलते हैं पीएम या पोस्टमार्टम। ठीक है, तो पीएम और पोस्टमार्टम, पीएम को क्या बोल सकते हैं अपन, पोस्टमार्टम। तो पीएम में क्या देखेगा कि जैसे ही किसी पशु की मौत हुई है, किसके कारण, आरपी के अंदर या रिंडर पेस्ट के कारण किसी पशु की मौत हुई है, तो शरीर के जो अलग अलग अंग है, जैसे मैंने हृदय देख लिया तो हृदय में कुछ नहीं मिला, आमाशय देख लिया, आमाशय में कुछ नहीं मिला, किडनी में कुछ नहीं मिला, मस्तिष्क में कुछ नहीं मिला, ऐसे करते करते ध्यान रखते हुए अध्ययन करते करते मैं कहाँ पहुँचा, आंतों के अंदर। तो जैसे ही मैं बड़ी आंत के आंत पहुँचा तो वहाँ पे ऐसे निशान दिखते हैं। कैसे निशान दिखते हैं बड़ी आंत में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे ये थी बड़ी आंत, ठीक है, ये क्या है, बड़ी आंत। ऐसी बना लो, सिंपल ना समझ लो ना, बाकी आंतें कैसे होती है। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सिकम, कॉलन और रेक्टम। तो ये तो क्या हो गया सिकम, ये क्या हो गया कॉलन, और ये क्या हो गया रेक्टम। तो जैसे ही मैं अध्ययन करते करते बड़ी आंत के पास पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि जो बड़ी आंत है ना, वहां पे जो बड़ी आंत है वहां पे क्या है कि कुछ तो रेड निशान है और कुछ कैसी लाइनें हैं, ब्लैक है। कुछ तो कैसी है रेड, कुछ कैसी है ब्लैक, कुछ कैसी है रेड और कुछ कैसी है ब्लैक। तो देखने पे ऐसा दिखता है कि जैसे जेब्रा पशु होता है ना, कौन सा, जेब्रा। मैंने क्या बोला है कि बड़ी आंत को मैं देखता हूँ चीर फाड़ के, तो उसमें एक लाइन रेड रंग की, एक काले रंग की, एक रेड रंग की, एक काले रंग की। तो काले रंग की लाइन ये बताती है कि ये अब तक मर चुका है। ठीक है, मरने के बाद कोई भी चीज़ काली पड़ती है। आपको पता है पशु को अगर चमड़े को तोड़ के फेंक देते हैं, कोई भी पौधा है उसको फेंक देते हैं तो कुछ दिनों बाद वो काला पड़ जाता है। तो काली का मतलब क्या हो गया, नेक्रोसिस, नेक्रोसिस और गैंग्रीन हो जाता है। तो मैं बड़ी आंत को देखता हूँ तो एक भाग तो लाल दिखाई देता है, लाल मतलब वहाँ खून आ रहा है, रक्त की सप्लाई हो रही है, यानी वो खून स्वस्थ है, अच्छा है। एक भाग क्या है वहाँ काला है, यानी मर गया है। तो काला लाल काला लाल, एक भाग सही है, अच्छा है, स्वस्थ है, एक भाग मरा हुआ है, एक भाग सही है, एक भाग मरा हुआ है। तो मैं इसको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि एक पशु है जेब्रा। तो जेब्रे के शरीर के ऊपर आपने निशान देखे ना, एक रेड रंग का पट्टा, एक काले रंग का। जैसे जेब्रा पशु है उसके अंदर क्या होता है, एक तो काला पट्टा, एक रेड पट्टा, एक काला पट्टा, एक रेड पट्टा, एक काला पट्टा। तो जैसे जेब्रा पशु होता है, कौन सा होता है, जेब्रा। ठीक है, तो जेब्रे की खाल या जेब्रे की त्वचा के ऊपर जो निशान होते हैं वैसे के वैसे किस में दिखते हैं, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के भी किस भाग में, मुख्य रूप से सिकम और कॉलन के बीच में। किसके अंदर, सिकम और कॉलन के बीच में, किसके अंदर, बड़ी आंत के अंदर। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, जेब्रा मार्किंग। तो जेब्रा मार्किंग कहाँ मिलती है अपन को, बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत के सिकम में क्या मिलती है अपन को, जेब्रा मार्किंग। जेब्रा मार्किंग क्या होता है मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन जो आते हैं। अब कोरुगेशन का मतलब क्या होता है, कोरुगेशन का मतलब होता है, नेक्स्ट वर्ड है कोरुगेशन। क्या नाम है, कोरुगेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मैन पूछते हैं कि जेब्रा मार्किंग कौन से रोग में मिलती है या कहाँ मिलती है। तो जेब्रा मार्किंग कहाँ मिलती है, रिंडर पेस्ट में। जेब्रा मार्किंग कहाँ मिलती है, रिंडर पेस्ट में। और कहाँ मिलती है, बड़ी आंत के सिकम और कॉलन के बीच में। मेन तो सिकम है पर कॉलन के बीच में भी मिल सकती है। दूसरा है इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन आता है, कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन। अब कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन का मतलब क्या होता है, क्या नाम है, कोरुगेशन। कोरुगेशन, कोरुगेशन और इंटेस्टाइन। कोरुगेशन, इंटेस्टाइन का मतलब सबको पता है, आंत होती है। ठीक है, और कोरुगेशन का मतलब क्या होता है, कोरुगेशन का मतलब होता है कि आंतें हैं वो संकरी हो जाएगी। आंतें क्या हो जाएगी, आंतें जैसे आंत थी, पहले आंत का व्यास था वो कितना था, 4 सेंटीमीटर, और अब ये घट जाएगा, पतली हो जाएगी, सिर्फ 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या पड़ जाएगी, झुर्रियाँ। क्या पड़ जाएगी, झुर्रियाँ। तो
आंतों के अंदर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और आंते का जो व्यास है, आंतों का जो व्यास है वो छोटा हो जाएगा या संकरा हो जाएगा। तो आंतों का संकरा हो जाना और उसमें झुर्रियाँ पड़ जाना क्या कहलाता है? कोरुगेशन। तो कोरुगेशन ऑफ इंटेस्टाइन किस में दिखता है अपन को? रिंडरपेस्ट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। रिंडरपेस्ट किस पशु की बीमारी है? मुख्य रूप से गाय, भैंस और उसके बाद सुअर की। बाकी दूसरे पशु हो सकती है पर मेन गाय, भैंस, सुअर। कौन से तंत्र की बीमारी है? मुख्य रूप से पाचन तंत्र की, साथ में श्वसन तंत्र की भी बीमारी। इसमें क्या क्या लक्षण मिलते हैं? पहले मुंह के अंदर क्या हो जाता है? नेक्रोसिस या ओरिएंटल नेक्रोसिस बोलते हैं जिसको। मुंह के अंदर छाले घाव वगैरह हो जाते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेराइट, जो आमाशय हैं और जो आते हैं उसके अंदर सूजन, उसके अंदर घाव, छाले, और जो वहाँ की श्लेष्मा कला है वो उखड़ जाती है। अब श्लेष्मा कला उखड़ रही है, ठीक है, तो वो दस्त के साथ बाहर निकलेगी तो खुरी दस्त लगती है। ठीक है, उसके बाद पानी की कमी क्यों हो रही है? आपको बताया शरीर में डिहाइड्रेशन बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर आंतों के अंदर घाव है, छाले, सूजन है तो जो भी खाया पिया है वो अवशोषण नहीं होगा, तो वो शरीर में वैसा वैसा पड़ा रहेगा पतला तरल रूप में, तो वो दस्त के रूप में, पतले दस्त के रूप में बाहर निकलता है। उसके बाद क्या होता है? खूनी दस्त। उसके बाद अगर चीर फाड़ करके देखते हैं उसमें देखते हैं तो बड़ी आंत के अंदर जेब्रा मार्किंग मिलता है और कोरुगेशन और रिंडर। उसके बाद सिनोनिम कि इस बीमारी को और किस नाम से जानते हैं? रिंडरपेस्ट को और किस किस नाम से जानते हैं? तो सिनोनिम का मतलब उपनाम या अन्य नाम। सिनोनिम का मतलब क्या होता है? अन्य नाम, या भी इसको बोल सकते हैं उपनाम। ठीक है, तो सिनोनिम यानी रिंडरपेस्ट को और किस किस नाम से जानते हैं? पहला है कैटल प्लेग। पहला क्या बोलते हैं? कैटल प्लेग। कैटल प्लेग, कैटल का मतलब गाय हो गया, और प्लेग जब वर्ड आता है, कौन सा? प्लेग का मतलब क्या होता है? ये देखो, तो जो प्लेग है, प्लेग का मतलब होता है एक संक्रामक रोग से अधिकतम पशु रोगी होना। तो प्लेग का मतलब क्या होता है कि ऐसी एक बीमारी है उससे एक ही जनसंख्या से अधिक एक साथ सारे पशु संक्रमित हो, उसको प्लेग बोलते हैं। प्लेग का मतलब होता है झुंड में एक साथ रोग फैलना, उसको प्लेग बोलते हैं। तो कैटल प्लेग हो गया। बोवाइन टाइपस, यानी बोवाइन के अंदर क्या कर सकता है? ये टाइफस भी। जैसे उसके बाद है ओरिएंटल आरपी। ओरिएंटल आरपी मतलब आपको बताइए मुंह के अंदर, ये जो ओरिएंटल मतलब मुंह के अंदर छाले घाव वगैरह करते हैं तो आरपी। बलकुंडी, बलकुंडी का मतलब क्या होता है कि ये बल और कुंडी, बल का मतलब ताकत और कुंडी मतलब लॉक लगाना, ताला लगाना। बल कुंडी, बल का मतलब क्या हो गया? ताकत, और कुंडी का मतलब लॉक लगाना। तो जो भी पाचन तंत्र की क्रियाविधि है, जो खाने को पचाना है, एब्जॉर्प्शन, उसके ऊपर ये क्या करता है? लॉक लगा देता है। उसी कारण खाना पीना दस्त के रूप में बाहर निकलता है और पशु कमजोर, सूखा सा हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? बलकुंडी। तो ये ध्यान रखना। और कुछ याद नहीं रखो तो आप एक तो कैटल प्लेग और एक बलकुंडी याद रखना। उसके बाद हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पशु माता या फिर पोका पोकनी। पोका पोकनी का मतलब होता है खूनी दस्त। पोका का मतलब छाले घाव हो जाते हैं आंतों के अंदर, और पोकनी के मतलब खूनी दस्त या फिर दस्त। ठीक है, और पशु माता इसका नाम है। अब इसकी इटियोलॉजी यानी ये रिंडरपेस्ट बीमारी वो किसके कारण होती है? किस विषाणु के कारण होती है? तो विषाणु का नाम है मोरबिली। क्या नाम है? मोरबिली। विषाणु का क्या नाम है? मोरबिली। ठीक है, और इसकी जो फैमिली है वो फैमिली कौन सी है? इसकी जो फैमिली की बात करता है तो फैमिली कौन सी है? पैरामिक्सो। और अगर पूछ ले कि मोरबिली वायरस है या फिर जो रिंडरपेस्ट का वायरस है वो किस प्रकार? तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। किस प्रकार का आरएनए है और क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। तो आरएनए सिंगल, और तो रिंडरपेस्ट किससे होता है? मोरबिली विषाणु से। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो उपचार, वायरस का कोई उपचार नहीं होता है, सिर्फ लक्षणों को देख के उपचार कर सकते हैं। लक्षणों को देख के उपचार कैसे? मतलब कि सबसे पहले अपन को क्या दिख रहा है उसमें कि मुंह के अंदर छाले और घाव हो रहे हैं, तो
तो मुंह की सफाई करेंगे तो AHD सबसे, अगर ट्रीटमेंट की बात करें अपन, इसकी ट्रीटमेंट की या उपचार की, ट्रीटमेंट या उपचार की बात करें तो यानी उपचार, तो अपन को सबसे पहले क्या दिख रहा है, मुंह के अंदर छाले घाव ये हो रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे AHD। AHD मतलब एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग, यानी किसी एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जैसे बिटाडीन, लाल दवा, ठीक है, आयोडीन, ठीक है ना, डेटॉल, सेवलॉन जो भी है, ठीक है, उनसे क्या करेंगे, मुंह की सफाई करेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे उसके अंदर एंटीबायोटिक दवाइयाँ, ताकि जो संक्रमण है थोड़ा कम हो जाए। एंटीबायोटिक कम काम आती है, फिर भी क्या है इसको लगा सकते हैं, तो एंटीबायोटिक दवाई लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या बताएं कि शरीर में पानी की कमी हो रही है, डिहाइड्रेशन होता है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए अपन लिक्विड जो पदार्थ होते हैं जैसे DNS, RL, फ्लूइड थेरेपी वो लगा सकते हैं। तो कौन कौन से, DNA, DNS, RL, NS, लोग्यूल सॉल्यूशन, ठीक है, या फिर सोडियम क्लोराइड वो वगैरह लगा सकते हैं। उसके बाद लक्षणों को देखे कि दस्त लग रही है, दस्त को रोकने के लिए जो दवाई आती है, ठीक है ना, ये सल्फोनामाइड, ठीक है ना, उस ग्रुप की, तो वो अपन औषधियाँ लक्षणों को देखे उपचार करना है। उसके बाद बात करते हैं इसके प्रिवेंशन की, ठीक है, यानी रोकथाम की, कि इस बीमारी का रोकथाम अपन कैसे कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, ठीक है, यानी बचाव और रोकथाम कैसे करते हैं इस बीमारी की, बचाव और रोकथाम। प्रिवेंशन का मतलब क्या होता है, रोग होने के बाद प्रिवेंटिव मेडिसिन है, आपने पढ़ी होगी फर्स्ट सेमेस्टर में, 2 प्रकार की होती है, क्लिनिकल मेडिसिन और प्रिवेंटिव मेडिसिन, ठीक है। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि ये रोग नहीं हो उससे पहले ही अपन क्या ऐसी व्यवस्था करें कि उस पशु में ऐसी बीमारी नहीं फैले। तो उसमें क्या करेंगे अपन, आइसोलेशन, क्या करेंगे, आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि जो रोगी पशु होता है उसको स्वस्थ पशु से अलग करना। तो रोगी को क्या करना, अलग, रोगी को क्या करना है, अलग। अलग का मतलब क्या होता है, उसको एक जहाँ पशु दूसरे पशु बनते हैं स्वस्थ पशु, उससे अलग जगह पे बांधना रखना, उसको खाना पीना भी अलग से देना, ठीक है। उसके बाद है डिसइंफेक्शन, क्या होता है, डिसइंफेक्शन, यानी जो रोगी पशु जिस स्थान पे रहा था, जिन जिन बर्तनों से या जिस स्थान पे पानी पिया था, ठीक है, तो उन सभी की क्या करनी है, साफ सफाई, यानी जीवाणु से मुक्त करना, उनको डिसइंफेक्ट करना। उसके बाद ये ना इसका वैक्सीनेशन या टीकाकरण। तो वैक्सीन में आपको वैसे 4 प्रकार की वैक्सीन लगा सकते हैं अपन। पहली है लेफ्रिनाइज्ड, ठीक है, कौन सी है, लेफ्रिनाइज्ड वैक्सीन। ये कितनी लगा सकते हैं अपन, 2 ml। लेफ्रिनाइज्ड वैक्सीन कितनी लगाते हैं अपन, 2 ml, ठीक है, IM यानी मास के अंदर लगानी है, ठीक है, 1 से 7 वर्ष की आयु में अपन लगा सकते हैं। तो पहले कौन सी वैक्सीन है, लेफ्रिनाइज्ड वैक्सीन। कौन सी है, लेफ्रिनाइज्ड वैक्सीन। कितनी लगानी है, 2 ml IM, ठीक है, उम्र 1 से 7 वर्ष। दूसरी जो वैक्सीन है उसका नाम है गॉट टिश्यू वैक्सीन। कौन सी है, जो बकरियों के अंदर मुख्य रूप से लगाते हैं पर दूसरों के अंदर भी लगा सकते हैं। इसको भी कितना लगाना है, 2 ml IM, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मुक्तेश्वर स्ट्रेन। ये मुक्तेश्वर आपको पता है रानी खेत डिजीज होती है जिसको न्यूकास्टल डिजीज बोलते हैं, वो भी मोरबी वायरस से होती है। उसके अंदर भी मुक्तेश्वर स्ट्रेन पर ध्यान रखना, मुक्तेश्वर स्ट्रेन किसमें, रिडरपेस्ट में भी है, तो मुक्तेश्वर स्ट्रेन भी लगाते हैं अपन, देखें 2 ml। उसके बाद एक लास्ट जो टीका है उसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर रिडरपेस्ट वैक्सीन। टिश्यू कल्चर रिडरपेस्ट वैक्सीन कितना लगाते हैं, 2 ml। तो 4 टीकाकरण या 4 वैक्सीन है, लेप्रिनाइज्ड, गॉट टिश्यू वैक्सीन, मुक्तेश्वर स्ट्रेन और टिश्यू कल्चर रिडरपेस्ट। सब कितने लगाते हैं, 2 ml, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहले रिडरपेस्ट बीमारी। अब जो दूसरी बीमारी है उसके बारे में अपन कल बात या नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ओके, गुड नाइट।